सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम वाक्य कर रहे थे। हमने पढ़ा वाक्य क्या होता है। वाक्य होता है बेटा वर्णों के जो शब्दों का जो सार्थक मेल होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। सार्थक व्यवस्थित रूप। सार्थक का क्या होता है? सार्थक यानी जो शब्द के साथ आपको दिखाई देता है। सार्थक यानी सा मतलब साथ और अर्थ जो अर्थ के साथ हो, तो शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक मेल और क्रम व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित ढंग से यानी प्रॉपर वे से उसका होता है, वो क्या होता है? वो वाक्य कहलाता है। कल हम वाक्य के अंग पढ़े थे कि वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं अर्थ के उसके दो आधार पर भेद बांटे गए हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो आज हम आपके सामने अभी डिस्कस करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक। विधानवाचक में जो होता है वो कार्य जो है सामान्य ढंग से हो रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो, मतलब वो जो कार्य है वो बिल्कुल स्मूथली सा मतलब आराम से चल रहा हो, सामान्य तरीके से सिंपल तरीके से चल रहा हो, वो क्या कहलाता है? वो विधानवाचक कहलाता है। उदाहरण इसके देखते हैं। अक्षत विद्यालय जा रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो कार्य जो है वो सामान्य ढंग से हो रहा है, इसमें ना कोई समुच्चय है ना कोई और है, बिल्कुल आराम से किया जा रहा है। तो वो वो होता है विधानवाचक, जो कार्य बिल्कुल सामान्य तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद आता है निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंग्लिश में तो जैसे नोट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मत मतलब जिसमें कार्य न करने के लिए ही वो किया जाता है कि यहाँ तुम मत बैठो, तो ये निषेधवाच्य है। मतलब जहां पर कार्य करने के लिए मना किया जा रहा है या किसी बात के लिए उसको मना करा जा रहा है, वहां पर निषेधवाचक है। इसे इंग्लिश में जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है धूप में मत बैठो। अब मत बैठो यानी धूप में बैठने के लिए मना किया गया है। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, यहां पर भी है कि जहां मतलब जिसके बारे में मना किया गया है कि हम नहीं जा रहे हैं। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, हम पढ़ाई नहीं कर रहे। जहां पर आपको नेगेटिव दिखे या जहां पर नहीं, मत, न का प्रयोग किया जाता है, वहां पर निषेधवाचक। आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का अर्थ है यहाँ पर किसी से अनुमति लेना, किसी से विनय करना। ठीक है, वहां पर आज्ञा करना, अनुमति लेना, विनय या विरोध करना का बोध किया जाता है, वहां पर आज्ञावाचक होता है। जहां पर किसी से हम किसी से आज्ञा लेते हैं, जैसे अब लिया कि मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, तो मैं किसी से मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे 2 दिन की क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए, मुझे वो चीज दे दीजिए। आप अंदर बैठ जाइए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भी क्या कर रहे हैं? किसी को बता रहे हैं कि भाई आप अंदर जाकर बैठ जाइए। ठीक, यानी किसी को आज्ञा देना, अनुमति करना या किसी का अनुरोध के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? आपको इस शब्द से ही पता चल जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी एक तो आपको बाद में लिखते समय ये जो आपको साइन दिखता है वो लिखित भाषा में आपको दिखाई देता है। अगर
आप किसी से प्रश्न कर रहे हो या वर्बली किसी से पूछ रहे हो तो आपको ये जो साइन है ये आपको नहीं लगाना, ये लिखित में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वहां पर, या किसी से पूछना, तो वहां पर प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है और अंत में ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, अभी मैंने बताया कि ये हम, और ये भी कब, जब लिखित रूप में हम करते हैं, बोलते समय नहीं। मौखिक भाषा के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम ये विराम चिन्ह पढ़ेंगे तब हम ये बताएंगे कि हम लिखते समय क्या हम किसका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर विराम जब पढ़ेंगे पता चलेगा विराम का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब रुकना, आराम करना या ठहरना। तो उनमें इसके अलावा बहुत सारे चिन्ह होते हैं। जब हम रीड करते हैं तब हम मतलब उस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण, आपको किससे मिलना है, तो यहाँ पर ये देखो ये लिखा है, ये लिखित भाषा में। लेकिन अगर आप बोलोगे आपको किससे मिलना है, तब आप क्या ये थोड़ी कहोगे प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं, ये सिर्फ आपको लिखित भाषा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर भी ये अंत में लगाया गया है। कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में नहीं लगाते। जब वाक्य का मतलब वाक्य का खत्म हो जाता है तो उसकी समाप्ति के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इच्छावाचक, जहां पर हम किसी को अपनी इच्छा, कामना, आशीर्वाद के लिए हम अपने भाव प्रकट करते हैं, वो इच्छावाचक होता है। ठीक है, जैसे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी दीर्घ आयु हो, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी इच्छा है। तो यहाँ पर जिन वाक्यों में से इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभ कामनाएं आदि का भाव प्रकट होना, ठीक है, और शुभ कामना का भाव प्रकट होता है, वहां पर इच्छावाचक कहलाता है। उदाहरण देखो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, किसी को कामना दी गई है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, यानी भगवान तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करे। ठीक है, ये मैंने क्या करा है, ये मेरी इच्छा है या जो भी है। जहां पर हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वहां पर हम इच्छावाचक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है, जब हमें कोई संदेह होता है, शायद आज मामा जी आएंगे, मैं श्योर नहीं हूं इसके लिए, तो यहाँ पर हमें संदेह का वो होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, संदेहवाचक होता है। ठीक, जहां पर संदेह, संभावना का बोध किया जाता है, वहां पर हम संदेहवाचक होता है। और इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में संदेह तथा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, लगता है आज बारिश होगी। अब बारिश होगी लग रहा है, हमें पता नहीं है, श्योर नहीं है कि होगी भी या नहीं होगी। क्या एक हमारा संदेह, एक संभावना सी है, भाई हमें लग रहा है काली घटाओं को लगकर या इनको लगकर, तो जिससे लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। शायद आज हम पिकनिक पर जाएंगे, तो ये भी पक्का नहीं है, शायद जा भी सकते हैं और नहीं जा सकते। आपको ये देखना है कि ये शब्द से ही पता चलता है। संदेह, संदेह का मतलब जिसमें हमें श्योरिटी नहीं होती, जिसमें हमें ये पता चलता कि हम श्योर नहीं हैं, वहां पर हम संदेहवाचक का प्रयोग होता है। संकेत जो होता है, संकेत जो वाच्य है, इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। मतलब जो पहले वाली क्रिया होती है वो जो दूसरी वाली क्रिया पर आश्रित होती है, तो वो संकेत वाच्य कहलाता है। उदाहरण, यदि उसने मुझे बुलाया। अब यहाँ पर क्या है, अब वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य किस पर है, वाक्य इस पर आश्रित हो रहा है, तो मैं जरूर जाऊंगी। तो ये जो है, ये जो वाक्य ये पूरा नहीं हुआ, ये इस पर निर्भर करता है, तो मैं जरूर जाऊंगी। ठीक, अब देखो, यदि बांध न टूटता,
तो बाढ़ नहीं आती। तो बांध न टूटता हम किसी से बोलते हैं, यदि बांध न टूटता, तो हमारी जो बात है वो क्या है, वो मतलब क्या पूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये जो है, ये जो वाक्य है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो जो है वो इस पर निर्भर करता है, तो बाढ़ नहीं आती। ठीक है, तो संकेत वाचक में क्या होता है कि जो एक वाक्य है, जो एक वाक्य की जो क्रिया होती है वो दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर करती है, उसे संकेत वाचक कहते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य ही सफल होते। तो इसमें क्या, यदि तुम परिश्रम करते, तो यह वाक्य जो है हमारा पूरा नहीं है, वो किस पर डिपेंड हो रहा है, वो दूसरे वाक्य पर आश्रित हो रहा है। तो जहां पर एक वाक्य, जो एक वाक्य की जो क्रिया है वो दूसरे वाक्य के पर निर्भर करती है, वो संकेत वाचक कहलाती है। दूसरा होता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक में क्या होता है, जब हमारे मन के भाव को व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो विस्मय आदि बोधक होता है। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तो जब अरे तुमने तो कर दिया, ठीक है। अब अरे के बाद जो है ये जो चिन्ह है, ये विस्मय आदि बोधक के लिए लगाया जाता है। जब इसका मतलब, जब हम आपके मन के भाव की किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, खुशी से, घृणा से, ठीक है, किस तरह आश्चर्यचकित हो रहा है, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या है, तो जहां पर मन के भाव का व्यक्त करते हैं वहां पर विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव का बोध होता है उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। और विस्मय आदि बोधक का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, इसके नीचे ये आ जाता है। अगर हम ये लगाते हैं तो ये होता है पूर्ण विराम, ठीक है, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। और ये जो आप लगाकर इसके नीचे जो एक वो आती है, तो ये होता है विस्मय आदि बोधक का चिन्ह दिखाई देता है। हम विराम चिन्ह करेंगे तब आपको ये दिखाई देंगे कि ये कौन कौन से चिन्ह हैं। उदाहरण देखते हैं। हाय मैं तो लुट गया। अब हाय मैं तो लुट गया के बाद ये जा हाय दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, विस्मय आदि। आप इसके चिन्ह से ही आपको पता चल जाता है कि ये जो वाक्य है ये किस चीज का है, कौन सा इसमें है, विस्मय आदि बोधक है। उफ कितनी गर्मी है, ये बता रखा, उफ मतलब गर्मी को महसूस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। छी छी कितनी गंदगी है, तो ये घृणा को व्यक्त किया जा रहा है कि भाई कितनी गंदगी है। बाप रे, तो बाप रे बाद हमने लगाया इतना बड़ा सांप, तो ये जो चिन्ह आपको दिखाई दिया ये क्या हो गया, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने किए थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अब हम करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए थे हमने 8, अब रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद करते हैं 3, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो पहले सबसे पहले हम करते हैं सरल वाक्य। क्या होता है सरल वाक्य, इस वाक्य में एक ही क्रिया, एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय आपको दिखाई देता है, वो आपको सरल वाक्य होता है, जहां पर कार्य बिल्कुल सरलता से किया जा रहा है। जैसे इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य आपको दिखाई देता है उसे क्या कह लेते हैं, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे माँ फल लेकर बाजार गई है, तो जहां पर माँ के बारे में क्या है, माँ जो है फल लेने के लिए कहाँ गई है, बाजार में गई है, तो फल लेने के लिए गई है, यहाँ पर एक ही क्रिया है, ठीक है, एक ही कर्ता है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है कि इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो फल लेने के लिए बाजार में गई है, तो ये आपका उद्देश्य हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका विधेय हो गया। दूसरा, कल हमारी छुट्टी है,
ठीक है, अब किसके बारे में बात की जा रही है? कल के बारे में बात की जा रही है। तो कल क्या है? कल उद्देश्य हो गया, छुट्टी है ये आपका विधेय हो गया। अगर क्रिया की बात कर रहे हैं, छुट्टी थी सॉरी, तो क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया यहां पर क्या हो गई? थी, यानी एक ही मुख्य क्रिया है। क्लियर? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, जैसे समुच्चय बोधक को जोड़ देता है। ठीक है, देखो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र मतलब जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, योजक या समुच्चय अवयव के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये समुच्चय हमने अपने वीडियो में बताया था कि समुच्चय या योजक चिन्ह वो होते हैं जो आपस में दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। क्योंकि, कि, परंतु, ताकि, और, इसलिए, ये जो आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं दो वाक्य को, वो समुच्चय कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है? वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, तो ये वो वाक्य होते हैं। अब इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में एक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब योजक और समुच्चय के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे समुच्चय वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, हमने फिल्म का एक टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। ठीक है, ये जो और है ये किसको जोड़ने का? इन दोनों के जोड़ने का कार्य करता है। अगर हम इसको यहां तक पढ़ते हैं, हमने फिल्म का टिकट खरीदा, तो हमारा वाक्य पूर्ण है, पूरा है, किसी पर निर्भर नहीं हो रहा। अगर यहां पर करते हैं सिनेमा हॉल चले गए, तो ये भी अपने आप में पूर्ण है, यानी ये स्वतंत्र है, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो और है, और क्या है? समुच्चय है, समुच्चय बोधक, यानी और ने एक इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है। और समुच्चय बोधक में हमने पढ़ा था, इसके भी दो भेद होते हैं, समाधि और व्याधिकरण, समाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, ये भी अंतर मैंने आपको बताए हुए हैं इसमें। उसके बाद देखो, पिताजी बाजार गए और हमारे लिए मिठाई लाई। अगर हम इसको आधा वाक्य करते हैं, पिताजी बाजार गए, तो ये वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी पर भी आश्रित नहीं हो रहा है। हमारे लिए मिठाई लाई, ये भी स्वतंत्र है। तो इसलिए इसने बताया कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा? और से। क्लियर है? तीसरा देखें, यहां खेत थे परंतु अब यहां मॉल बन गए हैं। ठीक है, अब यहां खेत थे मैंने बोला है, लेकिन यहां पर अगर मैंने बोल दिया यहां खेत थे, तो आप, मेरा जो सेंटेंस है, मेरा जो वाक्य है वो पूरा है। लेकिन यहां पर परंतु लगाकर, यानी समुच्चय लगाकर, बोधन लगाकर हमने दूसरे वाक्य से जोड़ दिया है, परंतु अब यहां पर मॉल बन गए हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये दो या दो से अधिक वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, और क्या है, वो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। वो वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य में क्या था? एक कर्ता, एक क्रिया, एक विधेय और एक उद्देश्य था। संयुक्त वाक्य में क्या है कि ये दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को योजक और या समुच्चय से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका जो आखिरी है, मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित उपवाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, तो वो अगर हम उसको आधा करते हैं तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य हो,
ठीक है, प्रधान मतलब एक मुख्य उपवाक्य हो, तथा अन्य उपवाक्य जो अन्य है मिश्रित उपवाक्य हो, यानी एक तो प्रधान होगा और दूसरा उस पर डिपेंड होगा, निर्भर करेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इसके हम जब एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, अगर मैं इतना आपको बोलती हूं, जैसे ही हवन समाप्त हुआ, अब मेरा सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सुनने वाला भी सोचेगा कि आगे कुछ बोलेगा, ठीक, तो उसके लिए वैसे ही प्रसाद बांटा गया, अब मेरा सेंटेंस क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी जो पहले वाला सेंटेंस है वो दूसरे वाले सेंटेंस पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, यानी इसके बिना हमारा सेंटेंस क्या है, वो पूर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे ही हवन समाप्त हुआ वैसे ही प्रसाद बांटा गया। दूसरा देखो, मैं जैसे ही घर पहुंचा, अब ये भी मेरा पूर्ण नहीं है, ये आश्रित उपवाक्य है, यानी जो दूसरे पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वो दूसरे वाक्य पर। बारिश शुरू हो गई, जैसे ही मैं घर गया वहां पर क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है। अगर यहां पर इसके टुकड़े कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वाक्य है वो इनकम्प्लीट ही रहता है। सभी जानते हैं, तो क्या जानते हैं, ठीक है, तो ये उसको पूर्ण करने के लिए इस बता रखा है कि पृथ्वी सूर्य के और चारों ओर घूमती है। यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है, यानी परिश्रमी तो है, क्योंकि ये अगर मैं इसको छोड़, वह परिश्रमी है, तो हमारा सेंटेंस पूरा है। लेकिन ये जो यदि लगा के हमने सेंटेंस को अधूरा दिखा दिया है। यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और एक वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है। जो प्रधान वाक्य है उस पर दूसरा वाक्य निर्भर करेगा। इसका ये मीनिंग हुआ। अब जैसे इसमें बताया गया है, सरल से संयुक्त में हम परिवर्तन करते हैं। जैसे धनी व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, यह हमारा सरल वाक्य है। इसमें एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य है और एक विधेय है। लेकिन विश्रित में करना है तो जो धनी व्यक्ति है, अब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करने के लिए क्या किया, वह सब कुछ खरीद सकता है। सरल वाक्य है, मैंने एक अंधे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखा। तो मिश्रित वाक्य में क्या करेंगे, मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो साइकिल चला रहा था। छुट्टियों में हम मंसूर घूमने जाएंगे। अब पूरा हो गया। अब इसको मिश्रित में करेंगे तो जब छुट्टियां होंगी तब हम यहाँ पर घूमने जाएंगे, ठीक है, तो हम मंसूर घूमने जाएंगे। मनीष पुस्तक खरीदने बाजार गया। सिंपल है, इसको मिश्रित में कन्वर्ट करना है, मिश्रित में इसको परिवर्तन करना है। मनीष बाजार गया है क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी है। तो बहुत ही आसान है इसको इसमें चेंज करना। जब इसको आपको समझ आ जाएगा तो इसको कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। ऐसे सरल से संयुक्त में देखो, मनीष पुस्तक खरीदने बाजार गया है, तो संयुक्त में क्या था, समुच्चय बोधक लगेगा और वाक्य अपने आप में पूर्ण था। तो मनीष बाजार गया और उसने पुस्तक खरीदी। ये देखो यहां पर ये कंप्लीट है, और लगाकर क्या कर दिया, इसका समुच्चय बोधक लगाकर हमने संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर दिया। सूर्य उदय होते ही चारों ओर उजाला फैल गया। सूर्य उदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया। कामनी के हाथ से गिलास टूट गया। कामनी के हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। ठीक है, सरल से मिक्स में किया, सरल से संयुक्त में कर दिया। सरल अब संयुक्त से सरल में करेंगे।
माँ ऑफिस से आई और काम करने लगी। अब सरल से आई और हटाना है हमें, ये जो संयुक्त समुच्चय लगाया हुआ है, माँ ऑफिस से आते ही काम करने चली गई। अतुल सोकर उठा और कसरत करने लगा। अतुल सोकर उठते ही कसरत करने लग गया। सचिन बीमार है इसलिए और समुच्चय बोधक विद्यालय नहीं आया। सचिन बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आया। तो सरल, संयुक्त, मिश्र तीनों हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर किए। इसकी परिभाषा जब तक आप इसका अभ्यास करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और इसके अब जो है पार्ट्स हमने किए थे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज ये हमारा जो वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।